हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहां पर बोर्ड में छपने वाले 2027 में पूरा पूरा रसायन विज्ञान पेपर का सोल्यूशन करेंगे। जी हाँ, ये जो आपका सिंपल पेपर है, गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, यहाँ से भर भर के आपके प्रश्न आने वाले हैं। पेपर सॉल्व करने से पहले बेटा आप सभी को एक गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए। वो क्या है? आप लोग, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास सच में पैसा नहीं होता उतना एफर्ट कर पाने का। और आपको पता होना चाहिए यदि 5 विषय है तो लमसम आपका 500 का 1000 का तो किताबें पड़ जाती हैं। हम आपको वो 500 रुपए बिल्कुल आपको फ्री में दे रहे हैं बेटा। अनसॉल्व पेपर, जी हाँ, जो किताब है आपकी अनसॉल्व पेपर किताब है, वो मैं आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। सर आप कैसे पा सकते हैं? इसको पाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइएगा, वहां से आप सर्च कर लेंगे एसकेएम स्टडी ऐप। ठीक है ना? फिर उसे क्या कर लेंगे, आप इंस्टॉल कर लेंगे, मतलब डाउनलोड कर लेंगे, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, डायरेक्ट आप क्लिक करके जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकती हैं। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। अपना मोबाइल नंबर नाम डाल के रजिस्टर कर लेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा, एनसीईआरटी बुक का, टेस्ट सीरीज का, अनसॉल्व पेपर का, सिलेबस का और मॉडल पेपर का। तो यहाँ पे जो आपको अनसॉल्व पेपर है, इस पे क्या करना है, क्लिक। अगर आपका कोई छोटा भाई है 10वीं में है, उनका भी यहाँ पे अनसॉल्व पेपर की जो किताब है बिल्कुल फ्री में दे दी गई है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके सारे विषयों के अनसॉल्व पेपर किताब आपको 12th वाले अनसॉल्व सेक्शन किताब में बुक में मिल जाएगा। कोई दोस्त आर्ट का है तो उसको बता दीजिए, यही सारी किताबें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। ठीक है ना? और याद रखिए बेटा, 1 सितंबर से शुरू हो रहा है महाभारत बैच, जो कि 31 दिसंबर को कंप्लीट करवा देंगे। इसमें आपके गेस्ट वाले सेट पेपर मिल जाएंगे, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न रहने वाले हैं। माइंड मैप, आपके नोट्स, सारी चीज़ यहाँ पे 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा। तो 101 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी गरीब स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई करें, बेहतर बनाएं। ठीक है ना? चलिए, आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे ए टू जेड, कुछ भी बेटा छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। किसको? तो वो सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकार से आपका बेटा पेपर कोड होता है। समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का आपके बोर्ड में दिया जाता है, और पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। और इसका जो पीडीएफ है, आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना? कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, देखिएगा निर्देश बेटा क्या है। निर्देश ये है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की 2.5 अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, मतलब कि सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के आपको बेटा समस्त पद देना है, और प्रश्नों के जो है प्रासंगिक उत्तर लिखना है। क्या लिखना है बेटा? प्रासंगिक उत्तर लिखना है। और जहां पर आवश्यक हो वहां पर आपको रासायनिक समीकरण देना है। क्लियर है? 70 में से 30 नंबर आपको बेटा प्रैक्टिकल होगा, और 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि आप ये जो 23 नंबर है पास होने के लिए, वो पा ही जाएंगे। टारगेट ये रहेगा कि केमिस्ट्री में 70 में से 60-65 आपको मिल जाए, इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपका बहुविकल्पी रहेगा, जो कि एक एक नंबर के रहने वाले हैं। 6 बहुविकल्पी रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? 6 बहुविकल्पी रहने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला का क्या है यहाँ पे? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? जो शुद्ध जल की इन्होंने क्या बोला है बेटा? मोलरिटी निकालने के लिए बोला है। ठीक है ना? अगर आपको शुद्ध जल की मोलरता निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है उसका जो डेंसिटी होता है कितना होता है? 1000 ग्राम प्रति लीटर होता है। कितना होता है शुद्ध जल का घनत्व? तो 1000 ग्राम प्रति लीटर होता है। और 1 लीटर जो जल का द्रव्यमान अगर निकालेंगे, 1000 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। ये जी है, 1000 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद जल का अगर अनुभार देखें H2 का, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। हमें क्या निकलना है? मोलरता निकालना है। तो द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? अनुभार। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? 1000 ग्राम लीटर में, और अणुभार जो है कितना दिया है? 18। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 बटे 18 कर देंगे।
और बटे क्या हो जाएगा पूरे का आयतन, किसमें, लीटर में। कितना लीटर है, 1 लीटर है। 1000 में 18 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 55.56 मोल निकल के आ जाएगा। और 55.56 कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का जो मोलरता होती है वो 55.56 मोल होती है, ये याद रखेंगे। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न बेटा क्या है यहाँ पे, कि विशिष्ट चालकत्व यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की इकाई, यूनिट बोले तो बेटा मात्रक। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट बोलते हैं। बोले तो बेटा क्या बोला जाता है, मात्रक बोला जाता है, मात्रक है। तो जो विशिष्ट चालकत्व का बेटा मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। देखिएगा हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से। 1/हाथी है, क्या है, 1/हाथी है। और हाथी घाती कुछ नहीं, कितना बेटा, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है। अब ये नीचे है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा हाथी के घाते में बेटा क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। हाथी घाते क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको जो विशिष्ट चालकत्व है इसको लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम इसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ओम इंटू सेंटीमीटर, एक बटे ओम इंटू सेंटीमीटर। या फिर इसे लिख सकते हैं सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि सीमेंस बटे सेंटीमीटर। समझ में आया ना, तो दो इसकी यूनिट याद कर लीजिए। तो विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंट इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होती है। किसी कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कर दीजिएगा। तो सही ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है क्या बेटा, कि प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। जो हमारा वेग स्थिरांक होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मैंने इसलिए इसको सॉल्व किया। यदि आपको टेलीग्राम पे इसका दे दूं तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, याद कर लीजिए, वो होती बेटा 1/सेकंड होती है। क्या होती है, 1/सेकंड होती है, या फिर से प्रति सेकंड भी कहते हैं। सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स है क्या, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, करना होगा तो देख लेंगे। अगला यहाँ पर बेटा क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है, यानी कि कलरलेस है। तो देखिएगा जो हमारा कलरलेस होगा वही कलरलेस होगा जिसके डी कक्ष क्या होते हैं, रिक्त होती है। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारा संक्रमण तत्व होते हैं, क्या है, संक्रमण तत्व हमारे हाँ नहीं होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो अगर देखेंगे यहाँ पर हम लोग Cu डबल प्लस है, Fi ट्रिपल आयन है, स्कैंडियम ट्रिपल आयन है, और यहाँ पे क्या है, निकिल डबल आयन है। तो इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे स्कैंडियम ट्रिपल आयन का देखेंगे, स्कैंडियम ट्रिपल आयन का देखेंगे तो इसका क्या होता है, 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3d1 और 4s2 है, ठीक है ना। और स्कैंडियम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, डी कोस 3d क्या होता है, 0 होता है। और जो डी कक्ष क्या होता है, पूर्णतः रिक्त होने के कारण डी संक्रमण संभव नहीं है, अतः क्या होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ पे हमारा स्कैंडियम जो होता है क्या होता है, वो रंगहीन होता है। अगला यहाँ पे है क्या है, अंगा वाला प्रश्न है, देखिएगा लुकास अभिकर्मक का उपयोग किसके परीक्षण में करते हैं। तो जो लुकास अभिकर्मक का उपयोग करते हैं हम लोग हमेशा और हमेशा अल्कोहल के टेस्ट में करते हैं। तो किसके हम लोग टेस्ट में करते हैं, तो अल्कोहल के टेस्ट में करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण किसके लिए किया जाता है बेटा, लुकास अभिकर्मक के लिए किया जाता है। सॉरी माफी चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम यूथ कंपटीशन टाइम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD हैं यूपी बोर्ड के, तो दिन अपना पढ़ाना भी होता है, क्लासेस भी होती है, वहीं से कॉल आ गया था, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे अगला क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला है हमारा कौन सा प्रश्न बेटा, च वाला। च वाला देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है, आरएनए में उपस्थित क्षारक में जो डीएनए में नहीं होता। देखना है यहाँ पे बेटा, मतलब कि आरएनए में उपस्थित क्षारक जो डीएनए में नहीं पाया जाता, मतलब कि आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। और एक बात याद ना, जो आरएनए का पूरा नाम होता है बेटा वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अगर देखेंगे हम, जो यूरेसिल होता है वो हमारा आरएनए में उपस्थित होता है, आरएनए में क्या होता है बेटा, उपस्थित होता है, लेकिन डीएनए में उपस्थित नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न बेटा दो नंबर वाले हैं, दो नंबर वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि जल योजन ऊर्जा किसे कहते हैं समझाइए। आपके बोर्ड में आता है जल योजन किसे कहते हैं ऊर्जा, और इसे समझाना है। तो आप उत्तर लिखेंगे, जल योजन ऊर्जा वह उष्मा या ऊर्जा है जो एक मोल गैसीय आयनों के जल यानी कि जो विलायक होता है में पूरी तरह से घुलने पर मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, जल योजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे जो सोडियम होता है हमारा Na+, जब एक्वस में घुलता है तो Na++ प्लस जल योजन ऊर्जा हमारा बनता है। यानी कि जिस आयन का आकार छोटा होगा, आवेश अधिक होता है, उसकी जल योजन ऊर्जा ही क्या होती है, अधिक होती है। आप बस याद करेंगे, केवल ये याद कर लेंगे और ये याद कर लेंगे, कभी कभी देता है। तो जिस आयन का आकार छोटा होता है और आवेश अधिक होती है, उसकी जल योजन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। जिसका आकार बड़ा होता है, आयन का आवेश कम होता है, उसकी जल योजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। अगला प्रश्न बेटा क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसका एक उपयोग बताइए। मतलब जो कोलराउस का नियम है क्या होता है और इसका एक उपयोग बताना है। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, तो अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लेमडा एम नॉट उसके धनायन और ऋणायन के सीमांत आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। यानी कि मान लेते हैं हमारे धनायन और ऋणायन जो है क्या है, ए एक्स और बी वाई है, तो डेल्टा लेमडा एम नॉट ए एक्स बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स लेमडा एम नॉट ए की पावर वाई आयन प्लस वाई लेमडा एम नॉट बी की पावर एक्स आयन हो जाएगा। यानी कि ऐसे ये रहेगा और ये हमारा ये रहेगा ऐसे वाई प्लस। समझ में आया ना। अगर हम बात करें कोलराउस नियम का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्टों जैसे CH3 COOH की अनंत तरलता पर मोलर चालकताओं की गणना करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं कोलराउस के नियम का। अगला और ग सवाल है बेटा कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो आखिरकार रंगीन आयन और यौगिक क्यों बनाते हैं। हमेशा और हमेशा वहां पे देखिए अभी था स्कैंडियम, स्कैंडियम जो भी डी उपकक्ष में हमारे प्रवेश नहीं करते वो क्या होते हैं, वो कलरलेस देते हैं। अगर हमारा डी उपकक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो समझ लीजिएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा संक्रमण तत्व हो जाएगा। यानी बात करते हैं तो संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण अंतः शेष भरे होते हैं। जब दृश्य प्रकाश इन आयनों पर पड़ता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण वाले करके निम्न ऊर्जा डी कक्षकों से उच्च डी कक्षक में चले जाते हैं और अवशोषित रंग का पूरक रंग प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रंगीन यौगिक आयन बनाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे घ वाला प्रश्न बेटा क्या है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम आपको बताना है कि फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन का नियम क्या है, आपको लिखना है। तो वैद्युत अपघटन की क्रियाओं में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त यानी क्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान m विलयनों में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा q के समानुपाती होता है और इसे ही क्या कहते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। पेपर में आएगा क्या आएगा कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम समझाइए, तो आप सीधा बोलिएगा जवाब में कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त यानी क्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान m विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा q के क्या होता है, हमेशा हमेशा समानुपाती होता है। अर्थात m अनुक्रमानुपाती हो जाएगा क्या, q। जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो m बराबर z इंटू क्यू हो जाएगा और q बराबर क्या होता है, i इंटू टी होता है।
क्या हो जाएगा, Q बराबर Z इंटू I इंटू T हो जाएगा, जहां पे Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, I क्या है, धारा जो है एम्पियर में है, T क्या है आपका सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा M बराबर क्या हो जाएगा आपका Z इंटू I इंटू T हो जाएगा। अगला यहाँ पे 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देना। प्रश्न प्रश्न ये बोल रहा है, प्रश्न नंबर 3 का क, मोलरता एवं मोललता की परिभाषा दीजिए और इनमें आपको बेटा मुख्य अंतर भी स्पष्ट करना है। मतलब कि मोलरता क्या होती है और मोलरता क्या होती है, इसका डेफिनेशन बोला है, साथ ही साथ आपको ये भी बोला है कि आप अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलरता की। ये सर मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये डंडा है, पूर्ण विराम है, ठीक है ना। तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या के को मोललता कहा जाता है। जो मोललता की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर होती है, क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है, यानी कि ताप बदलने पर क्या होती है, परिवर्तित होती है। अगला है बेटा मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। मेरे साथ आप बोलिए, मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। और जो मोललता की यूनिट होती है बेटा, इकाई होती है, वो मोल प्रति क्या होती है, किलोग्राम होती है और ताप से अप्रभावित रहती है। अगर हम लोग मुख्य अंतर की बात करें, अंतर बोला है लिखने के लिए, तो मोलरता विलयन के आयतन और मोलरता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, मतलब कि आधारित होती है। अगला प्रश्न है ख वाला कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होता है और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का व्यंजक लिखिए। मतलब यहाँ बोला है कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं और जो हमारा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए टी हाफ अर्ध आयुकाल का व्यंजक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले जानते बेटा परिभाषा, तो आप सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, यानी 50% रह जाती है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल मतलब टी हाफ कहलाता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो सूत्र होता है टी हाफ बराबर, वो होता है 0.69 बटे के होता है, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है, जहाँ के क्या बेटा, वेग स्थिरांक है। और यह प्रारंभिक सांद्रता पर क्या करता है, कभी भी निर्भर नहीं करता है, यह बात ध्यान देंगे। अगला और ग वाला प्रश्न है बेटा यहाँ पे कि लिगेंड किसे कहते हैं, एक दंतु व द्विदंतु लिगेंड को एक एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना रहेगा। व्हाट इज लिगेंड, लिगेंड किसे कहते हैं, और एक दंतु लिगेंड और द्विदंतु लिगेंड क्या होता है, उदाहरण के द्वारा हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिगेंड क्या होता है। व्हाट इज लिगेंड, उपसंयोजकों में केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक बंध बनाने वाले अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं। एक दंतु लिगेंड क्या होता है, जैसे कि हमारा जल, अमोनिया यानी NH3 और क्लोराइड जो होते हैं हमारे एक दंतु लिगेंड होते हैं। वहीं द्विदंतु लिगेंड में बात करते हैं, जैसे कि हमारा एथिलीन डाई एमीन और ऑक्सिलेट आयन जितने भी होते हैं वो द्विदंतु लिगेंड के उदाहरण हैं। और ये हमारे जल और अमोनिया और क्लोराइड जो है एक दंतु लिगेंड के क्या हैं, उदाहरण हैं। अगला और बेटा घ वाला सवाल है, क्या बोल रहा है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में दो प्रमुख अंतर लिखिए। मतलब कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है तथा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, आपको दो अंतर लिखने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहला यहाँ पे कोटि एक प्रायोगिक मान होता है जो शून्य, भिन्न या ऋणात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जो सदैव पूर्ण धनात्मक संख्या 1, 2 और 3 होती है। ध्यान देना, यहाँ पे बोला है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। तो सबसे पहले मैंने पहला अंतर लिखा है, दो अंतर बोला है। पहला अंतर कि जो कोटि होती है यह एक प्रायोगिक मान होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो शून्य, भिन्न या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आणविकता होता है ना, यह एक सैद्धांतिक मान है जो सदैव एक पूर्ण धनात्मक संख्या 1, 2, 3 होती है। अगला पॉइंट में
कोट जटिल अभिक्रियाओं के लिए भी मान्य है, जबकि आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही क्या होता है, लागू होता है। क्या होता है बेटा, लागू होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लघु उत्तरी 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बेटा भर भर के यहाँ से पूछे जाते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलेगा, क्या यहाँ पर बेटा ध्यान देना, प्रश्न संख्या 4 का क, राउल्ट का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं बताइए तथा इसके आधार पर आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या करना है बेटा, आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर में लिखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, तो वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का क्या है बेटा, प्रत्येक अवयव का यहाँ पे, क्लियर है बेटा, चलेगा। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है, और यही क्या होता है राउल्ट का नियम। अर्थात पी ए बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, यहाँ पे पी ए बराबर पी ए नॉट ए इंटू एक्स ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई दूसरा है, तो यहाँ पे पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई इशू आपको बेटा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग सीमा की बात करते हैं, इसकी क्या सीमा है, राउल्ट नियम की क्या सीमाएं हैं, तो जो राउल्ट का नियम होता है केवल अतितन और अवाष्पशील विलेय वाले विलयनों पर ही क्या होता है, लागू होता है। अगर अंतर की बात करें तो पहला बेटा आदर्श विलयन, क्या है बेटा, आदर्श विलयन, और दूसरा क्या है, अनादर्श विलयन। यही बोला है ना, कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, किसके नियम पर, राउल्ट के नियम पर आधारित बेटा, राउल्ट के नियम पर आधारित लिखना है। तो सबसे बात करते पहले हम लोग आदर्श विलयन की, तो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जो हमारे आदर्श विलयन होते हैं वो प्राय प्राय किस नियम का पालन करते हैं बेटा, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आप ये याद करो या ना करो, कोई इशू नहीं है, यानी डेल एच बराबर डेल एच मिक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, और डेल वी मिक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये आदर्श जो विलयन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, अच्छा डेल एच हॉरिजेंटल और ये क्या है वर्टिकल, मिक्स बराबर क्या है 0 है। तो केवल ये पॉइंट में आप याद रखिए, बाकी कुछ मत याद रखिए, कि आदर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। काम खत्म। उदाहरण के लिए आप याद कर लीजिएगा, बेंजीन और टॉलुइन, ये जो होते हैं हमारे आदर्श विलयन के एक क्या है, उदाहरण है। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है बेटा। तो जो राउल्ट के नियम का विचलन दर्शाते हैं, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी जो उसमें डेल एक्स और डेल एच और डेल बी होता है, क्या होता है वहां पर बेटा, हमेशा हमेशा इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होता। जैसे एल्कोहल और जल, ये हमारे अनादर्श विलयन क्या होते हैं, एक उदाहरण होती है। ख वाला प्रश्न है, देखिएगा क्या है यहाँ पे, अणुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं। 5%, यहाँ बोल रहा है 5% यूरिया जिसका अनुभार 60 है, विलयन का 27 डिग्री पर परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है। जो आर की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 0.821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे कि बेटा अणुसंग गुणधर्म होता क्या है, भैया किसे कहा जाता है, अणुसंग गुणधर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप सीधा बोलेंगे बेटा कि अणुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, विलयन के वे गुण जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर न करके केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अणुसंग गुणधर्म कहा जाता है। अणुसंग गुणधर्म क्या होता है बेटा, मेरे साथ याद करिए, विलयन के वे गुण जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर न करके केवल विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग अणुसंग गुणधर्म कहते हैं या कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या है, 50% यूरिया का अनुभार 60, जो कि विलयन 27 डिग्री पर परासरण दाब यहाँ पे ज्ञात करना है, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो 5% जो यूरिया है वो 100 ml में कितना है बेटा, 5 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान कितना है बेटा, यहाँ पे 5 ग्राम जो घुला हुआ है। और उभार अगर देखें तो कितना हो जाएगा,
60 ग्राम मोल हो जाएगा, और इन्होंने V की वैल्यू जो दिया है 0.1 लीटर, आयतन है 1 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे T याद कर लेंगे। टेम्परेचर निकालना कितना है, पहली बार 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, और 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। फार्मूला होता है पाई बराबर W/m इंटू RT अपान V। तो आप इसमें रख दीजिए, वैल्यू आप पुट करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा पराशर दाब का मान 20.52 ATM निकल के आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोग बढ़िया एकदम प्यार सॉल्व कर लेना, हम इसका जो PDF है टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगला बेटा प्रश्न यहाँ पे है कि लैंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन क्या होता है, इसके कारण दो प्रमुख परिणाम आपको लिखना है। मतलब जो लैंथेनाइड आकुंचन होता है या फिर संकुंचन होता है, क्या होता है, इसके कारण दो आपको प्रमुख बेटा रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बेटा हमारे क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो आप सीधा लिखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणविक और आणविक त्रिज्याओं में होने वाली अंतर क्या होती है, क्रमिक कमी को लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, ध्यान देने देंगे आप लोग। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणविक तथा आणविक त्रिज्याओं में होने वाली, क्या होने वाली बेटा, क्रमिक कमी को लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। कारण की बात करें क्यों होता है, तो 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है कि 4d और 5d श्रेणी में संगमण तत्वों की त्रिज्याएं लगभग क्या होती है, समान हो जाती है, जिससे ZR और HF, जैसे हमारा ZR और HF। दूसरा है लैंथेनाइडों के पृथक्करण में कठिनाइयां होती हैं। अगला बेटा यहाँ पे घ नंबर वाला जो सवाल है, क्या बोल रहा है, एनिलीन दुर्बल क्षारक है, जबकि मेथिल एमीन जो होता है यह हमारा प्रबल क्षारक है, ऐसा क्यों, कारण सहित बेटा आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, जो एनिलीन होता है ये दुर्बल क्षारक होता है, लेकिन मेथिल मेथिल एमीन जो होता है ये प्रबल क्षारक होता है। हमें कारण बताना है, कोई ना, हम लोग कारण भी बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो बात करते बेटा कारण की, तो सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पे, एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिससे वह प्रोटॉन यानी कि H+ ग्रहण करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता। दूसरा, वहीं पर मेथिल एमीन की बात करते हैं, जिसका फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 में मेथिल समूह हमारा आयोडाइड प्रभावी होता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व को नाइट्रोजन पर बढ़ा देता है, जिससे एकाकी प्रोटॉन ग्रहण करने हेतु सुगमता से उपलब्ध रहता है। अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो इसलिए मेथिल एमीन एनिलीन से क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है, लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और आंकिक प्रश्न जो कि 4 नंबर के आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हम आपके यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ा रहे हैं, जहां से आपके बोर्ड में भर भर के क्या आते हैं बेटा, प्रश्न आते हैं। 5 का क प्रश्न यहाँ पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 30 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो इसके लिए 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे व्यंजक की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है, फॉर्मूला होता है, वो याद कर लीजिएगा, के बराबर 2.303/t log 10 log log a अपान a के पास a बटे a माइनस एक्स बेस 10 होता है। तो ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट 50% पूर्ण होती है, तो टी हाफ बराबर 30 मिनट, टी हाफ बराबर 30 मिनट, 50% पूर्ण होती है, तो आपका इतना बटे टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा के की वैल्यू होती है वो होती कितनी, आप पूरा निकालेंगे तो 0.693 बटे टी हाफ होती है। तो टी हाफ कितना बेटा, यहाँ पे 30 मिनट रख देंगे, भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.231 मिनट इनवर्स आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड चरण में, तो 90% पूर्ण होने में कितना लगेगा, ए बराबर 100 है, 90 हम ले रहे हैं, यानी x बराबर 90, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। क्यों, a जो है पूरा कितना है बेटा, 100 है, 100% है,
कितना पूर्ण हो रहा है 90, x 90 है तो a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और t 90% अगर आपको निकालना है तो t 90% निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है कि जो 2.303/k log, हाँ यही तो था ना, a अपान a माइनस एक्स, यही तो था। तो a 100 था, a माइनस एक्स 10 आया, रख दीजिए यहाँ पे, कैलकुलेशन कीजिए तो आ जाएगा 99.69 मिनट आ जाएगा। हाँ लगभग की 100 मिनट, यानी कि 90% पूर्ण होने में लगभग 99.6 मिनट का समय लगने वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्या है बेटा यहाँ पे, सजगता आबंध सिद्धांत के आधार पर हमारा FiCN का 6 आयन की ज्यामिति, संकरण तथा चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या करना है। और जो आयरन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर इन्होंने 26 दे रखा है, क्या दे रखा है 26 दे रखा है। तो चलिए हम लोग कर लेते भैया इसमें, ठीक है कोई इशू नहीं है। पहला अगर हम देखें तो FiCN सिक्स 3 आयन में Fi का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितना बेटा 3 है, ठीक है ना। और Fi 3 आयन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे वो आ जाएगा 3d5 4s0 और 4p0 आ जाएगा। और Cn का एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जो 3d इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे आंतरिक डी कक्षक में भाग लेते, अतः इसका जो संकरण हो जाएगा क्या हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। और इसकी ज्यामिति की बात करेंगे तो यह अष्टफलकीय तथा आंतरिक कक्षक में संकुल बनाएगा। और हमारा छठा है इनमें चुंबकीय गुण की, तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, अतः यह अनचुंबकीय होता है। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, देखिएगा बेटा ग वाला क्या प्रश्न बोल रहा है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देना है। फिनाल की क्रिया जली ब्रोमीन से कराई जाती है, एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सी एमीन से कराई जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं और एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं गर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन दे दिया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जब हम लोग फिनॉल को यानी फिनॉल को जब हम लोग ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन जली ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक ना। वहीं पे जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सी एमीन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है एसीटोन ऑक्सीन प्राप्त होता है, ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। और जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और इसी क्या कहते हैं कैनोजारियो अभिक्रिया भी कहते हैं। और वहीं पर जब हम बात करते हैं कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री पे क्या करते हैं गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमारा जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे घ वाला, इंपॉर्टेंट है बेटा, आप तैयार कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट हो कोई इशू है प्लीज यार कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जो है मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न बेटा क्या है ज्यादा ध्यान दीजिएगा, डीएनए तथा क्या है डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक 4 प्रमुख आपको अंतर स्पष्ट करना है। चलिए हम लोग करते हैं, तो सबसे पहला लिखते हैं शर्करा की बात करते हैं तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, वहीं पे आरएनए में बात करते हैं राइबोस शर्करा होती है। पहला अंतर याद कर लीजिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में बेटा राइबोज शर्करा होती है। कोई इशू आपको बेटा नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर हम क्षारक की बात करते हैं तो डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में थायमीन के स्थान पे यूरेसिल होता है। ध्यान दीजिएगा क्षारक की बात करते हैं तो डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में बेटा क्या होता है यूरेसिल होता है, यानी कि यू की हम बात कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें जो तीसरा है तो है डीएनए द्विकुंडलित होता है यानी डबल हेलिक्स होते हैं, तथा आरएनए जो होते हैं एक कुंडलित होते हैं यानी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अगर हम लोग वर्क की बात करें तो जो डीएनए होता है वह अनुवांशिक सूचनाओं का संचरण करता है यानी कि ट्रांसफर करता है अनुवांशिक सूचनाएं, और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है कार्य करता है फंक्शन करता है। तो ये है क्या इनके फंक्शंस हैं, तो याद कर ले बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाले हैं। अगला यहाँ पे क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्या है बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5-5 नंबर के हैं बेटा। कितने नंबर के हैं 5-5 नंबर के हैं। सो प्लीज आप इसे क्या करेंगे तैयार कर लेंगे। है क्या यहाँ पे छठा अल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है
और एथिल अल्कोहल से एथीन बनाने की संपूर्ण क्रियाविधि को आपको पदों के द्वारा समझाना है। तो अल्कोहल का सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, निर्जलीकरण क्या होता है ये बोला है। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है, तो अल्कोहल का निर्जलीकरण किसे कहते हैं, ध्यान देना। जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल को गर्म करने पर जड़ अणु का निष्कासन हो जाता है और एल्कीन बनता है, इसे ही अल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहल का निर्जलीकरण कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अगर हम लोग क्रियाविधि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, क्रियाविधि की बात करते हैं। कौन सी क्रियाविधि की, तो एथिल अल्कोहल से एथीन बनाने की संपूर्ण क्रियाविधि। तो इसके 3 चरण हैं। एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पे एथिल अल्कोहल से एथीन बनाने की कुल 3 चरण है। सबसे पहला है क्या बेटा यहाँ पे, प्रोटोनीकरण। क्या है, प्रोटोनीकरण। दूसरा है कार्बोकेटायन का बनना, और तीसरा क्या है, प्रोटॉन का विलोपन। फिर बाद में एथीन बन जाता है यहाँ पे। तो ये स्टेप है, आप स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेना, ठीक है ना। अगला यहाँ पर बेटा करते हैं हम लोग अथवा में फिनॉल बनाने की 2 औद्योगिक विधियों का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए और फिनॉल अम्लीय की प्रकृति होती है, ऐसा क्यों। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो फिनॉल को बनाना है, इसके 2 औद्योगिक विधि का रासायनिक समीकरण देना है, और फिनॉल अम्लीय की अम्लीय अम्लीय क्यों होता है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसका आपको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अल्कोहल का क्या कराते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं। एक सेकेंड, नहीं ये इसका नहीं है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक विधि लेते हैं जो हम लोग बनाने जा रहे हैं फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि बोला है, पहला हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है, क्यूमीन की विधि के द्वारा निर्माण फिनॉल का करेंगे। तो क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करके क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाते हैं, जिसे सन H2SO4 से जल अवघटित करके फिनॉल और एसीटोन प्राप्त करते हैं। अब वही बात करते हैं कि आखिरकार जो फिनॉल होता है उसकी अम्लीय प्रकृति क्यों होती है। तो फिनॉल में हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद बना फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, इसीलिए फिनॉल अल्कोहल की तुलना में क्या होता है बेटा, अधिक अम्लीय होता है। आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अगला यहाँ पर है एल्डिहाइड तथा कीटोन में आपको विभेद करने वाले निम्नलिखित परीक्षणों का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण, हेलिंग विलियम परीक्षण और कैनोजारो अभिक्रिया, ये तीनों है। तो पहला है टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण, यानी कि एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचित करके रजत दर्पण बनाते हैं और कीटोन का परीक्षण नहीं देते हैं। ये आप यहाँ पे इसका समीकरण देख सकते हैं। दूसरा है फेलिंग परीक्षण, तो एल्डिहाइड फेलिंग विलियन में अपचित करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप देता है। और वहीं पे कैनोजारी अपक्रिया की बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड जैसे कि HCHO एंड C6H5CHO सांद्र क्षार जो कि 50% NaOH की उपस्थिति में स्वतः ऑक्सीकरण एवं अपचयन होकर अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण बनाते हैं, जिसका रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है। अगला यहाँ पर बेटा 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वुटर्ज फिटिंग अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण तथा उसका भंडारण, और 5वां है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अपक्रिया, जो कि 5 नंबर का आपका आने वाला है, और आप इसे क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। सबसे पहला यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पे वुटर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, वुटर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो ध्यान देना, एराइल हैलाइड व एल्किल हैलाइड की सूक्ष्म ईथर में सोडियम से क्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, एल्किल बेंजीन बनता है, इसे ही वुटर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। जिसका रासायनिक समीकरण क्या है, C6H5Cl प्लस 2Na यानी कि हमारा सोडियम प्लस CH3Cl, तो हमारा C6H5 CH3 बनेगा, साथ ही साथ 2NaCl। दूसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, यानी जब CHCl3 सूर्य के प्रकाश में वायु से क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन COCl2 बनाता है, तो इसे रंगीन बोतलों में 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं, यही से क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कहा जाता है। और जो तीसरा है बेटा क्या है, वो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट
तो फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है? तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की CH3Cl से क्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है, यानी कि C6H5CH3 बनता है। और एक प्रश्न मैं आपको बेटा दे रहा हूं यहाँ पे करने के लिए, आशा करते हैं कि आप लोग इसे करेंगे। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये लास्ट जो सवाल है आपको ही करना है। और यहाँ पे मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरे पेपर का सोल्यूशन बेटा दिया है, ठीक ना, मॉडल पेपर का, बोर्ड में छपने वाला। क्या है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका वर्गीकरण, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उदाहरण से कीजिए। और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का एनोमर को आपको बेटा समझाना रहेगा। और आशा करते कि ये वीडियो आपको बेटा पसंद आया होगा। यहीं पे आप थोड़ा रुक जाइए बेटा, इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम से पूरा इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको जो अनसॉल्व पेपर है बिल्कुल एसकेएम स्टडी की तरफ से, हमारी तरफ से बेटा फ्री में दिया गया है, यूथ कंपटीशन टाइम्स और हम मिलकर आपको बेटा बिल्कुल फ्री में दिए हैं आपको अनसॉल्व पेपर। सबसे पहले एसकेएम स्टडी ऐप पे चले जाना, आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है ना। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो इस प्रकार से खुल के आएगा। यहाँ पे अनसॉल्व पेपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका क्लास 10 का अनसॉल्व पेपर दिखेगा, यहाँ पे 12th का अनसॉल्व पेपर दिखेगा। और यहाँ बेटा 1 सितंबर से महाभारत बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग 101 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स दे देंगे, माइंड मैप दे देंगे, पूरा हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आल्ट की सारी कक्षाएं यहाँ मिल जाएंगी गेस्ट पेपर शेट के रूम में। प्लीज चाहिए इसको बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। तो कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर जरूर क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।